once again welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 14 from the third unit of our syllabus, which is magnetic effects of current and magnetism. And the topic which we are going to start today is moving coil galvanometer. The name of the topic is moving coil galvanometer. Now first of all, we are going to understand that what is a galvanometer. Galvanometer होता क्या है? बेटा galvanometer एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, and it is an instrument which is used to detect the presence of current in an electric circuit and to find its direction. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हैं वो गैल्वेनोमीटर है, और वो करंट को डिटेक्ट करने के साथ साथ करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये डिवाइस हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। ओके, गैल्वेनोमीटर के इस टॉपिक में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की स्टडी करेंगे, और इसकी स्टडीज में हमारे जो पॉइंट्स कवर अप होंगे, पॉइंट्स हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसके बाद we will discuss about the sensitivity of the galvanometer. Galvanometer की sensitivity को हम कैसे समझेंगे? What is the sensitivity of a galvanometer? Okay, so let's start with the principle of the moving coil galvanometer. सबसे पहले इसका प्रिंसिपल करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका लास्ट लेक्चर का जो स्टडी था वो ही पूरा इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, और उसको अगर आप एक लाइन में सम अप कर दें, इट मींस यू आर राइटिंग द प्रिंसिपल फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखी जाए तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है एंड इट स्टार्ट्स टू रोटेट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट कैन बी रिटन एज a current carrying coil placed in a region of uniform magnetic field experiences a torque due to which it starts to rotate. Okay, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होगा? कंस्ट्रक्शन मींस डायग्रामेटिकली आपको दिखाना होगा कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले एक होगा हमारे पास solid soft iron core. First of all, we are having a soft iron core. Soft iron core cylindrical shape का हो सकता है। इस soft iron core के ऊपर हमें वाउंड अप करना है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर या कोई भी मेटालिक वायर आपको वाउंड अप करना होगा। ओके, सो दैट इट बिकम्स अ कॉइल, a coil of n turns, a coil of n turns. Okay, ये हमारे पास एक coil of n turns है। सपोज इस coil में करंट फ्लो कर रहा है in this direction, तो इन सभी वायर्स में ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। ओके, करंट फ्लो कर रहा है, और इस coil को आपने प्लेस कर देना है in a region of uniform magnetic field, in a region of magnetic field बोलेंगे हम, in a region of magnetic field। और मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए यहां पर हमारे पास होंगे एक नॉर्थ पोल और दूसरा होगा यहां पर साउथ पोल। South pole. Okay, this is north pole, this is south pole. It means magnetic field is acting like this from north to south. Then apart from this, ये कॉइल नीचे एक स्प्रिंग से अटैच होती है। स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड होगा,
other end of the spring is fixed. One end of the spring is connected to the coil and the other end is fixed to a rigid support. ये rigid support है, ये यहां से नहीं हिलेगा. और इस कॉइल के ऊपर के हिस्से में यहां पर हम एक पॉइंटर अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉइल. ओके, कॉइल की हेल्प से एक पॉइंटर अटैच होएगा. ये मेरा पॉइंटर है जो एक स्केल पे रोटेट करता हुआ आपको रीडिंग देता है. ठीक, सपोज दिस इज द स्केल. स्केल पे मार्किंग होती है ना, ये स्केल है हमारा, ये गैलोमीटर की निडल है, पॉइंटर है, और ये जहां पर भी रुक जाएगा वहां पर आपको रीडिंग प्रोवाइड कराता है. ओके, सो ये हमारा एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है गैलोमीटर को शो करने का. तो बेसिक पार्ट्स ऑफ गैलोमीटर आर अ सॉफ्ट आयरन कोर, नंबर 1, एक कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई, नंबर 2, having large number of turns wounded over the soft iron core. Then स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स जिनसे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखना है. थर्ड, फोर्थ वन इज अ स्प्रिंग ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट K. इस स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट K है, जिसका एक एंड कॉइल के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट. एंड द लास्ट one is a pointer attached to the coil which rotates on a scale. Okay, these are the parts of a moving coil galvanometer. तो कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम बनाना होगा और इसके पार्ट्स क्या क्या है वो बता दें. दैट इज इनफ. पार्ट्स बता दें. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल. हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी हो गया. Now the working of moving coil galvanometer. वर्किंग कैसे होती है इसकी? I will explain you the working. आप इसकी वर्किंग को बाद में कॉपी कर सकते हैं. ओके, देखो यहां पर वर्किंग किस तरह से हो रही है. This we all know कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है and it is carrying a current I and it is placed in a region of magnetic field B. Suppose magnetic field, मैं एक ही लाइन बनाऊंगा magnetic field के लिए. ये मैग्नेटिक फील्ड है. इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट टॉर्क कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ द एंगल थ्रू व्हिच इट हैज बीन रोटेटेड. ठीक है, साइन ऑफ द एंगल थ्रू व्हिच इट हैज बीन रोटेटेड. टॉर्क आ जाएगी इसके ऊपर. टॉर्क लगेगा तो इट विल स्टार्ट टू रोटेट. ओके, इट विल स्टार्ट टू रोटेट. सो when it starts to rotate due to the presence of this spring will oppose the rotation of this coil. ये spring इस coil के rotation को oppose करेगा. बेटा इस spring को इसीलिए लगाया है कि वो इसको oppose करे. ठीक है, हम सिंपल केसेस में क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग को इस तरह से यूज करोगे, सपोज एक स्प्रिंग को ऐसे यूज कर रहे हो और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर आप मोशन प्रोवाइड करा दें तो दिस ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. बट ये स्प्रिंग क्या करेगा यहां पर, ये स्प्रिंग इस लीनियर मोशन को, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन को अपोज करेगा क्योंकि इसका एक एंड रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है. रिजिड सपोर्ट के साथ वो फिक्स्ड है. इसी तरीके से यहां पर हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया है इन सच अ मैनर कि अगर रोटेशनल मोशन होएगा तो वो उस रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा ये स्प्रिंग. ओके, इस स्प्रिंग को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है. सपोज आई एम हैविंग अ कॉइल और पीछे स्प्रिंग कनेक्टेड है. व्हेन द कॉइल रोटेट्स, स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट आएंगे रिवर्स डायरेक्शन में. उन ट्विस्ट की वजह से, ड्यू टू दोस ट्विस्ट, ये स्प्रिंग इसके रोटेशन जो आएंगे उनको अपोज करना शुरू कर देता है. और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो टॉर्क इस कॉइल के अंदर डेवलप हुआ है वो टॉर्क
स्प्रिंग के अंदर डेवलप्ड रीस्टोरिंग टॉर्क के साथ बैलेंस हो जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे यहां पर। क्यों बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क? देखो यहां पर जो फोर्स ये बैकवर्ड लगा रहा है टू अपोज द लीनियर मोशन ऑफ ब्लॉक, उस फोर्स को हम क्या बोलते थे? रीस्टोरिंग फोर्स। इन द सेम वे जिस टॉर्क से इसके रोटेशंस को रोका जाएगा, कॉइल के रोटेशंस को रोका जाएगा, उस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है। और जैसा यहां पर होता है, ये आगे बढ़ रहा है और जिस इंस्टेंट पर ये रुकेगा, सपोज ये यहां पर आके रुका, उस इंस्टेंट पर फॉरवर्ड फोर्स जो भी है, इसको आगे ले जाने वाली फोर्स जो भी है, वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगी ना, तभी तो ये रुकेगा। दैट्स द इंस्टेंट इट विल कम्स टू रेस्ट। इस इंस्टेंट पर ये रेस्ट पर आ जाएगा। ओके, जैसे ये दोनों बैलेंस होंगे इट विल कम टू रेस्ट। वैसे यहां पर हो रहा है, एक टॉर्क जिसकी वजह से कॉइल रोटेट कर रहा है, दूसरा टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क जो इसके रोटेशन को अपोज करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी सच दैट कि रीस्टोरिंग टॉर्क बिकम्स इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। यहां से हमारा फिर मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये हमारी वर्किंग है। वर्किंग का थ्योरेटिकल पोर्शन आप कॉपी करेंगे बोर्ड से। So students, you can pause the video over here to copy down the theoretical portion of the working. Then we will proceed with the mathematical part. So mathematically हम क्या बोल रहे हैं? Torque acting on current carrying coil is given as tau is equals to n number of turns in the coil, I current carrying, current passing through the coil, A is the area of the coil, and B is the magnetic field in which it has been placed, into sin alpha, where alpha is angle rotated by the coil. Okay, और उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, now we will write about the second point, which is for the restoring torque of the spring. Restoring torque developed in spring. Restoring torque का फॉर्मूला होता है tau dash, लिखेंगे इसको, tau dash is equals to K alpha. It is similar to a formula which we know for restoring torque, Kx. X क्या होता है? X is the extension in the spring या compression in the spring, और K उसका क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क। K is the torsional constant and alpha is the angle rotated by the spring. ओके, जितना एंगल कॉइल ने रोटेट किया, क्योंकि कॉइल इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, उतना एंगल स्प्रिंग पे तो रोटेट करेगा। So K is torsional constant, इसको torsional constant बोलते हैं, और अल्फा तो हमने बता दिया है, तो एंगल रोटेट। Now what about the equilibrium condition? At equilibrium tau becomes equal to tau dash, मतलब torque acting on the current carrying coil becomes equal to the restoring torque of the spring. So we can write NIAB, tau के प्लेस पर NIAB sin alpha is equals to K alpha, is equals to K alpha. ओके, और इसके बाद आप इस इक्वेशन को लिखेंगे फॉर करंट। करंट के लिए इस इक्वेशन को लिखना I for I. It implies I is equals to, देखो इधर K और अल्फा है, बाकी सारे फैक्टर्स N B A sin अल्फा नीचे जाएंगे। K और अल्फा यहां लिखे हैं न्यूमरेटर में, N B A अपॉन sin अल्फा। मैंने K अपॉन N B A को अलग क्यों किया? K अपॉन N B A
अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व इट क्लोजली, तो k अपॉन NBA जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, each and every symbol denotes a constant quantity. Each and every symbol denotes a constant quantity for a given moving coil galvanometer. इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए k स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट ही होगा ना, ठीक है। एक बार आपने जो स्प्रिंग लगा दी वो लगी रहेगी, उसका k कांस्टेंट ही रहेगा। k इज अ कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एक बार आपने जितने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कॉइल बनाई है वो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स कांस्टेंट। b मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने इसको रखा है, एक बार जो आपने कॉइल ले लिए वही लगे रहेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रहेगा अब इसका, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। एंड a इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, या कोई भी कॉइल हो सकती है शेप में, उसका एरिया a, ये भी कांस्टेंट रहेगा, एक बार आपने उस कॉइल को फिक्स कर दिया है। तो इट मींस k अपॉन NBA ये सब चीजें कांस्टेंट है, और इसको आप एक नया सिंबल देकर लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू G अल्फा अपॉन साइन अल्फा, अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वेयर G is known as galvanometer कांस्टेंट। यहां पर G को हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, और G की वैल्यू एज वी नो हमने K अपॉन NBA को G से रिप्लेस किया है, K अपॉन NBA को G से रिप्लेस किया है, ओके। सो K अपॉन NBA इज G एंड इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मतलब एक गिवन गैल्वेनोमीटर का ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ओके। अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमको कुछ और भी नोटिस करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या नोटिस करना है, देखो यहां पर, फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 वी कैन कंक्लूड दैट करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा के नीचे साइन अल्फा भी लिखा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नहीं है, और बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट वी कैन नॉट हैव अ लीनियर स्केल फॉर दिस गैल्वेनोमीटर। हम इस गैल्वेनोमीटर के लिए लीनियर स्केल नहीं बना सकते। नाउ व्हाट इज अ लीनियर स्केल? लीनियर स्केल क्या होता है? लीनियर स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग डिविजन्स सारे इक्वल गैप पर आए, दैट इज अ लीनियर स्केल। सपोज वो स्केल अगर लीनियर स्केल होगा तो उसको आप ऐसा बनाएंगे 0 1 2 3 सारे गैप बराबर होंगे। लेकिन अगर ये नॉन लीनियर स्केल है तो इट मे बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसा हो सकता है 0 1 1 के बाद 2 का गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। द गैप बिटवीन 0 and 1 is not equal to the gap between 1 and 2. This is a non-linear scale. Good measurements requires linear scale. अगर आपको सही से मेजरमेंट करने हैं तो linear scale होना चाहिए। It means यहां पर एक हमारे सामने ड्रॉबैक खड़ा हो चुका है कि we cannot have a linear scale for this kind of galvanometer. इस ड्रॉबैक को यहां से रिमूव करना होगा, ओके। तो अभी आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, since I is not directly proportional, is not directly proportional to alpha. What is alpha? Alpha is the angle of deflection. Is not proportional to alpha. It implies we cannot have a linear scale. We cannot have a linear scale. So students, आप इस टॉपिक को यहां तक कॉपी करें और फिर अभी उसके बाद आगे क्या है ये भी देख रहे हैं। फर्स्ट कॉपी डाउन दिस। So students, till now we have come to the point, the formula for the current flowing through the coil of the galvanometer is given by this relationship K upon NBA, which is a galvanometer constant, alpha upon sin alpha, और इस रिलेशन को आप लिख सकते हो I is equals to G alpha upon sin alpha। इस रिलेशन को हमने इक्वेशन 1 मार्क किया, और यहां से जो ड्रॉबैक हमारे सामने है that is we cannot have a linear scale because current is not directly proportional to alpha, rather it is proportional to alpha upon sin alpha। alpha
एक एंगल है जिस एंगल से कॉइल को डिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है, वो अल्फा यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो इट मींस आई अल्फा की वैल्यूज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हमें ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहां पर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, नीचे साइन अल्फा ना हो, या कह सकते हो साइन अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए, यही क्या होगा ना, साइन अल्फा 1 हो जाए यहां पर, तो g into अल्फा रहेगा सिर्फ। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल with the use of radial magnetic field. Okay, we use, now this is a remedy to remove that drawback जो अभी हमारे सामने है कि we are not able to design a linear scale डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा? to have a linear scale we use radial magnetic field. Now what is a radial magnetic field? ये भी एक्सप्लेन होगा नहीं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है? इट इज प्रोवाइडेड बाय कॉनकेव पोल्स होंगे जहां से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आता है, प्रोवाइडेड बाय कॉनकेव पोल्स। अब हम क्या देखते हैं, ये पोल्स फ्लैट होते हैं, दीज आर फ्लैट पोल्स। अगर इन पोल्स को कॉनकेव कर दिया जाए, डायग्राम में छोटा सा चेंज आएगा, ये कॉनकेव पोल्स इस तरह से होंगे लाइक दिस, ये कॉनकेव, ये कर्वेचर होएगा इनके अंदर, ठीक है, ये कॉनकेव पोल हो गया। इस वाले पोल को भी आप कॉनकेव कर दो लाइक दिस। पहले पोल्स किस तरह से थे? पहले पोल्स फ्लैट पोल्स थे, नॉर्थ पोल अ फ्लैट पोल एंड अ साउथ पोल व्हिच इज आल्सो फ्लैट पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले ऐसे हुआ करते थे, इनके बीच में कॉइल रोटेट करती है, ओके, इनके बीच में कॉइल रोटेट करती है। अभी क्या कर देना है, इन पोल्स को कॉनकेव कर देना है लाइक दिस, कॉनकेव पोल्स होंगे लाइक दिस, दीज आर कॉनकेव पोल्स, ओके। अब यहां स्पेस में जो कॉइल रखा है उसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है उसको भी ड्रॉ करेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये साइन अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। नाउ फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड normal to the surface of the coil is always perpendicular to one of the magnetic field lines, okay. Thus for रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल्स टू K अपॉन NBA इंटू अल्फा। इक्वेशन 2 गिव्स लीनियर स्केल। इक्वेशन 2 से वी कैन डिजाइन अ लीनियर स्केल बिकॉज I is directly proportional to alpha, because I is directly proportional to alpha। देखो डिफरेंस होता है अल्फा में और प्रोपोर्शनल साइन में, और वो डिफरेंस मैंने यहाँ पर अच्छे से बनाया है, ठीक है, ये दोनों साइन अलग अलग है, अल्फा एंड प्रोपोर्शनल साइन। तो ये रीजन हो गया इसका कि क्यों लीनियर स्केल हम बना पाए, ठीक है, बिकॉज नाउ I is proportional to alpha। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है इसका भी एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। यहां तक तो आ गए हम लोग कि नाउ वी कैन हैव a radial magnetic, now we can have a linear scale for this kind of a moving coil galvanometer, okay। आपको जो moving coil galvanometer में डायग्राम देना है वो कॉनकेव पोल्स के साथ देना है, ठीक। फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी तो आपने आज पहली बार इसको पढ़ा है तो आप दोनों डायग्राम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डायग्राम ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाला डायग्राम, कॉनकेव पोल्स वाला डायग्राम बेटा दोबारा ड्रॉ करेंगे आप लोग आज, ठीक है। बट if this topic comes in exams, अगर मूविंग कॉइल जनरेटर का टॉपिक पूरा ऐसे एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनकेव पोल्स वाला, फ्लैट पोल्स वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है उसमें,
ठीक है, कॉनकेव पोल्स वाला डायग्राम बनाकर आप अपने टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। 2 डायग्राम बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना, वहां पर 2 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो वी कैन हैव लीनियर स्केल, ठीक है ना। ओके, यू हैव कॉपी डाउन दिस टॉपिक टिल नाउ, यहां तक इसको कॉपी करें, फिर आगे देखते हैं इसमें भी क्या होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है, उसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाने के लिए हम इसको ओवरहेड व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ठीक है। सपोज दीज आर द कॉनकेव पोल्स और बीच में एक कॉइल इसके अंदर रोटेट कर रही है, तो मुझे इसे ओवरहेड ऐसे देखना है। और अगर मैं इसको ओवरहेड देखूंगा तो जो कॉइल आपने यहां पर ली हुई है, सपोज दिस कॉइल इज पी क्यू आर एस, तो आपको ऊपर से देखने पर सिर्फ आर एस वाला ब्रांच नजर आएगा और उसमें करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ओवरहेड व्यू आर एस वाला ब्रांच नजर आएगा, यहां पर इस डायग्राम को लाइक दिस। कॉनकेव पोल्स कैसे नजर आएंगे जब आप इसको ऐसे देखोगे, ये 2 कर्व्स नजर आएंगे आपको, 2 कर्व्स लाइक दिस। नॉर्थ पोल वाला कर्व, देन साउथ पोल वाला कर्व। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ करनी है, बस एक सेंटर मार्क कर लो यहां पर, नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक दिस। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। एक लाइन बिल्कुल ऐसी होगी जो इस कॉइल को टच करती हुई जाए, बिल्कुल ऐसी भी होगी एक लाइन, ठीक है। और उस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो कॉइल का जो नॉर्मल होएगा वो उस लाइन से तो 90 डिग्री पर ही है ना, बस यही इफेक्टिव लाइन है, इसी की वजह से sin 90 हो जाता है इस रिलेशन में। ओके, यहां पर sin 90 1 हो जाता है तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है K/NBA α/1, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड I is directly proportional to alpha and now we can have a linear scale। अब रोटेशन जितना हुआ, डिफ्लेक्शन जितना होगा, उसी के प्रोपोर्शनल आपका करंट का रीडिंग आ जाएगा, ये है इसका मतलब, उसी के प्रोपोर्शनल रीडिंग ऑफ द करंट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम व्हिच शोज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा इस टॉपिक में, ओके, विद मूविंग कॉइल कैलकुलेटर। ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा, कॉपी डाउन दिस डायग्राम आल्सो एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। So students, till now we have completed the principle of moving coil galvanometer, construction of the galvanometer, then we have also completed the working of moving coil galvanometer कि किस तरह से हम इसके साथ एक लीनियर स्केल को जोड़ सकते हैं and then we can have readings from the pointer of the galvanometer। okay, देखो सिंपल सी वर्किंग है कि अगर कोई coil, suppose I am having a coil, yes, suppose this is a rectangular coil, okay, placed between concave poles of a magnet, okay, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अब नीचे स्प्रिंग है, ऊपर एक पॉइंटर इसके साथ लगा है, ऊपर एक पॉइंटर इसके साथ लगा है, फिक्स है इसके साथ ये पॉइंटर लाइक दिस, ये पॉइंटर इसके साथ फिक्स है और ये पॉइंटर एक स्केल पे रीडिंग दे सकता है, स्केल पर, ठीक है, स्केल पर मार्क पोजीशन से जहां पर इसको रीडिंग देनी होगी। ओके, जैसे ही करंट पास कराओगे इट विल ट्राई टू रोटेट, क्योंकि इसके ऊपर तो टॉर्क लग रहा है, इट विल ट्राई टू रोटेट। सपोज ये रोटेट करने लग जाएगा, बट नीचे जो स्प्रिंग लगी है वो स्प्रिंग क्या इसको रोटेट करने देगी, उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका सेंस ऑफ रोटेशन ये है तो वो नीचे जो स्प्रिंग लगी है
वो धीरे धीरे इसके रोटेशन को अपोज करना शुरू करेगा एंड अ टाइम विल कम कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी और उसकी रिस्टोरिंग टॉर्क इसकी टॉर्क के इक्वल हो जाएगी और ये कहीं तो जाके रुकेगा। सपोज ये रोटेट करना शुरू करता है और अब ये यहां पर आके रुका ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ दिस स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये रुक गया। जहां पर भी ये रुका पॉइंटर, वहां से आप स्केल के ऊपर से रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं और गैल्वेनोमीटर अपना काम पूरा कर लेता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये पूरा वर्किंग है, ठीक है। और इसी वर्किंग को हमने मैथमेटिकली भी देखा। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो है रिलेटेड टू द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। Sensitivity of galvanometer. Now, what do we mean by the sensitivity of galvanometer? देखो, sensitivity of galvanometer का मतलब ये है कि अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर पे बहुत थोड़ा भी करंट पास कराओ या उसके अक्रॉस बहुत थोड़ा ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो भी वो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, सच दैट कि वो इतना डिफ्लेक्शन तो होगा ही कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। इसको आप बोलेंगे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी गैल्वेनोमीटर में कि आपने उसकी कॉइल से करंट तो पास कराया है, सपोज ये उसकी कॉइल है, कॉइल से करंट तो पास हो रहा है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है और ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर बहुत माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन आया है, बहुत माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन, और वो इतना कम डिफ्लेक्शन है कि उसके ऊपर जो पॉइंटर लगा है वो पॉइंटर हार्डली रोटेट करता है अपनी जगह से। अगर वो पॉइंटर हार्डली मूव करेगा तो इट मींस वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड एनी चेंज इन द रीडिंग। हम रीडिंग में आने वाले चेंज को रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। ऐसा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव नहीं होता। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर अच्छा गैल्वेनोमीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव ही होना चाहिए सो दैट अगर माइन्यूट करंट भी फ्लो करे तो उसकी निडल अपनी जगह से काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए, यहां से यहां आ जाएगी, सो दैट वी कैन नोट डाउन द चेंज इन रीडिंग। ओके, दिस इज अ साइन ऑफ अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, अ गुड गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज करंट सेंसिटिविटी एंड नंबर टू इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। नंबर टू इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम करेंगे करंट सेंसिटिविटी। Current sensitivity. The definition for current sensitivity is deflection produced per unit current flowing through the coil of the galvanometer is known as its current sensitivity. Deflection produced per unit current. Deflection क्या है? अल्फा, और per unit current मतलब I, तो अल्फा अपॉन I. This is known as deflection produced per unit current. So अल्फा अपॉन I. तो करंट सेंसिटिविटी मींस अल्फा अपॉन आई। अब अल्फा अपॉन आई के लिए एक फॉर्मूला चाहिए मेरे को। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल्स टू एन बी, I इज इक्वल्स टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है अल्फा अपॉन आई के लिए। देखो I इधर आ जाएगा, अल्फा अपॉन आई, एन बी ए ऊपर, के नीचे। So this formula can be written for alpha upon I means current sensitivity, and the formula becomes NBA upon K. This is the formula for current sensitivity. Current sensitivity. Okay, this is the formula for current sensitivity. Now the current sensitivity depends upon four factors: 1, 2, 3, 4. It depends upon four factors as we can observe from this formula. अब इन चार फैक्टर्स में से किस किस फैक्टर पे प्रैक्टिकली डिपेंड करती है ये देखेंगे। किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स प्रैक्टिकली। ओके, उसको देखने के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं फिर से हम कैलकुलेटर के लिए। रफ डायग्राम, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ कैलकुलेटर। नीचे स्प्रिंग, ओके, फिक्स है रिजिड सपोर्ट के साथ, ये पॉइंटर है और ये मेरा स्केल है, ये रफ डायग्राम है। ठीक, अभी देखते हैं कि किस किस फैक्टर पे कैसे
कौन सा फैक्टर प्रैक्टिकल है और कौन सा फैक्टर प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक, देखो एज सच फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है, on which current sensitivity depends. Number 1, number of turns in the coil, that is capital N. Larger the number of turns, large will be the current sensitivity. लेकिन इस चीज की एक लिमिट होती है, क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर हम बहुत बड़े साइज का नहीं बना सकते, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज, मतलब वो वायर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अगर वायर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा इट मींस गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो, और अगर आप ये नहीं चाहते कि गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हो। इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर जो इसकी डिपेंडेंस है वो अप टू अ सर्टेन लिमिट होती है। ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। और वो लिमिट क्यों है? ड्यू टू साइज ऑफ गैल्वेनोमीटर, ड्यू टू साइज ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसलिए ये लिमिट आई है। ओके, ये लिमिट इसलिए आई है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाओगे? स्ट्रॉन्ग पोल्स लाओगे ना, तो करंट सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस we can have strong poles of a magnet to have larger current sensitivity for the galvanometer. Okay, तो strong poles होने चाहिए इसके लिए हमारे पास strong poles। जितने ज्यादा strong poles लाओगे मैग्नेट के उतना ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा पाओगे। सेकंड फैक्टर हो गया। नाउ द थर्ड फैक्टर which is the area of the coil. Again area, we cannot increase the area of the coil because increasing the area of the coil will also increase the size of the galvanometer, which is not practical. So ये वाली कंडीशन प्रैक्टिकल नहीं है, और रीजन मैंने जो डिक्टेट अभी किया है उसको आप कॉपी करें। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट अ प्रैक्टिकल कंडीशन। ओके, तो हम नॉर्मली एरिया इंक्रीज नहीं करते सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज इंक्रीजिंग द एरिया इज नॉट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन। नाउ व्हाट अबाउट के? K is the torsional constant of this spring, और K आ रहा है डिनोमिनेटर में, और अगर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है it means to have larger current sensitivity the value of torsional constant will be low। आपको ऐसे मटेरियल की स्प्रिंग लानी है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम हो, लेस टॉर्शनल कांस्टेंट, और ऐसा मटेरियल जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत ही कम होता है उसका एक एग्जांपल है फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल से अगर आप इस स्प्रिंग को बनाएंगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की स्प्रिंग को आप यहां पर लगाएंगे तो उसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, और उसके टॉर्शनल कांस्टेंट के कम होने की वजह से करंट सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, ये मटेरियल का नाम याद रखिएगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज की होती है स्प्रिंग वाटर। ठीक, so these are the factors, 4 factors on which sensitivity depends, but out of these to increase area is not a practical option, and number of turns can be increased to increase the sensitivity of the galvanometer, but up to a certain limit, because by increasing the number of turns also the size of the galvanometer increases। ठीक है, ये फैक्टर्स कॉपी करें करंट सेंसिटिविटी के साथ, and then we will start with voltage sensitivity। And now the second type of sensitivity is voltage sensitivity। वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे आपने करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया था बिल्कुल ठीक वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग।
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इज करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड per unit potential difference applied across the coil of the galvanometer is known as voltage sensitivity of the galvanometer। और इसको हम लिखेंगे अल्फा अपॉन वी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉइल। इस कॉइल के भी दो टर्मिनल्स होंगे, कहीं से तो स्टार्ट होती होगी और फिर कहीं पर तो खत्म होती होगी, वो दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो आप लगाओगे जब तो करंट फ्लो करेगा यहां पर, ठीक है ना। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डिफ्लेक्शन कितना है, मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज करंट, इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन वी। अल्फा अपॉन वी लिखने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ ओम्स लॉ। देखो कैसे, अल्फा अपॉन आई है, आई की जगह वी कैसे आ सकता है? आई को आर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, तो फिर इस फॉर्मूले को यहां कॉपी कर दें, multiply by r on both the sides of the equation, IR। and now what is this r? This r is resistance of coil of galvanometer। galvanometer की जो coil है ना, ये बनी तो ये भी एक वायर से, उस वायर का रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस r है, IR। नाउ I is the current flowing, और जिससे जा रहा है उसका रेजिस्टेंस R, तो IR क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉइल। सो IR के प्लेस पर आप लिख सकते हो अल्फा अपॉन V इज इक्वल्स टू NBA अपॉन KR। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। लर्न दिस फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न दिस फॉर्मूला आल्सो। दिस फॉर्मूला फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। जिस तरह से करंट सेंसिटिविटी 1 2 3 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, ये 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक एक करके सारे फैक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। देखो कुछ फैक्टर्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहां पर थे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसा यहां पर बिहेव कर रहा है वैसे यहां पर बिहेव करेगा। इट मींस अगर स्ट्रांग फील्ड होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सबसे पहले तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा मतलब स्ट्रॉन्ग पोल्स आने चाहिए मैग्नेट में, तो B ज्यादा होगा, B ज्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। सो टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी वी कैन हैव स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जैसा यहां था वैसा यहां लिख देंगे आप। ओके, एक और फैक्टर है K का भी बिल्कुल सेम बिहेवियर है। K की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, आपको करंट सेंसिटिविटी भी ज्यादा मिलेगी, आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में K डिनोमिनेटर में ही लिखा हुआ है, ठीक। सो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक भी हुआ यहां से, और टॉर्सनल कांस्टेंट वाला भी हुआ। दो फैक्टर हो गए। अभी A को भी बोलेंगे। व्हाट अबाउट A? A के लिए भी आपको वही बोलना है जो यहां पर बोल कर आया। फॉर्मूला तो कह रहा है कि A को इंक्रीज कर दोगे, मतलब एरिया ऑफ द कॉइल को इंक्रीज कर दोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन फॉर अस, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एरिया इंक्रीज करने का मतलब ये है कि साइज ऑफ द कैलकुलेटर विल इंक्रीज, और हम अपना कैलकुलेटर चाहते हैं हैंडी, उसको इतना बड़ा नहीं होने देना कि वो कैरी करने लायक भी ना बचे एक जगह से दूसरी जगह पर फिजिक्स लैब के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको कैलकुलेटर का साइज छोटा रखना है, कैलकुलेटर का साइज छोटा रखने के लिए आपको ये क्या करना होगा, आपको एरिया ऑफ द कॉइल भी छोटा ही रखना होगा। सो एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज करना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ द फर्स्ट वन, पंगा सारा यही पर है। फर्स्ट वन फॉर्मूला देखकर तो तुम कह रहे होंगे कि सर यहां पर भी कोई दिक्कत तो है नहीं, जैसा पहले होता था वैसे हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना सिंपल ये हम अभी बोल रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं है। एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम रेजिस्टेंस के साथ भी है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द कैपेसिटर। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते 100% श्योर नहीं है कि रेजिस्टेंस ऑफ द
कॉइल को डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसके लिए भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते। मींस N नंबर ऑफ टर्न्स एंड R रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इनके लिए आप जैसा फॉर्मूला से ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा 100% श्योर प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन समझ लेंगे। यहां पर देखो, इसका रीजन समझेंगे आप। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स अभी 5 है, मेरे को 50 करना है, तो क्या करना होगा? ज्यादा लंबा वायर लाएंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। अब देखो, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की कोशिश की सो दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, बट मैंने उसकी लेंथ भी तो बढ़ाई है, और अगर मैंने उसकी लेंथ बढ़ाई है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आपको याद होगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ rho L upon A। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने चले थे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए, बट नीचे से रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी और कम हो गई। इट मींस वी आर नॉट 100% श्योर कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि नीचे से रेजिस्टेंस वाला फैक्टर भी साथ साथ चेंज हो रहा है। और अगर वो इतना चेंज हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा इफेक्ट इसका हो जाए, तो voltage sensitivity in spite of increasing, instead of increasing, it will decrease. Okay, that is why we say we are not 100% sure. वैसे रेजिस्टेंस के साथ भी है। अगर आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके लेंथ को कम करोगे, लेंथ कम होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे तो मे बी वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी कम हो जाए। तो इट मींस we were trying to increase the voltage sensitivity by decreasing the length of the wire so that the resistance may be decreased, but doing so the result is maybe the number of turns has been increased to such an extent कि voltage sensitivity instead of increasing it will decrease. That is why we can say we are not 100% sure कि resistance को कम करने पर voltage sensitivity increase होएगी या नहीं होएगी। ओके, अगर आप डायरेक्टली इतना ही बोल दो कि सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो N अपॉन R, सिर्फ रेशियो बोलो कि N अपॉन R का जो रेशियो है उसे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उसको कम करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ऐसा रेशियो देखो इसको N अपॉन R को, N और R को अलग अलग ना करें, ठीक है? अलग अलग करेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में आ चुका है पिछले कुछ सालों में। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हो गया। बेटा ये फैक्टर्स दोनों के, करंट सेंसिटिविटी के भी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए भी आप कॉपी करें बोर्ड से, ठीक है? एंड विद दिस we have completed our lecture today. So students, I hope कि आपने सेंसिटिविटी से रिलेटेड नोट्स कॉपी कर लिए हैं अपने रजिस्टर में, और ये मेरी आपको फिर से एडवाइस है, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि बेटा नोट्स बनाते रहें, अपने रजिस्टर में नोट्स को मेंटेन करें। यही वो नोट्स हैं जो लास्ट में एग्जाम के टाइम पर आपके अपने सबसे अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, क्योंकि अगर आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हैं तो आपको पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एग्जाम टाइम पर, आपको याद रहेगा आपने कहां पर क्या चीज लिखी है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, जब आप अपने नोट्स खुद अपने हाथ से लिखकर बनाते हो आधी चीजें तो तभी याद आ जाती हैं, और वहां से ये भी क्लियर होता है जब आप अपने हाथ से नोट्स लिखते हैं कि कोई चीज आपको समझ में तो नहीं आई, कोई चीज आपके डाउट में तो नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर नहीं हुआ क्या। ये सब चीजें आपको जब पता चलती है जब आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है, आप नोट्स बनाने के बाद अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं उस चीज को पूछने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी इसके अंदर कुछ टॉपिक्स और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so wish to see you in the next lecture. Till then, bye bye.